So hello everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will do most important MCQs for class 11th accountancy chapter depreciation. So before starting I just want to tell you that if you want to solve these question by yourself first, I am providing a link in the description box. By that link you will get PDF of these questions so you can solve it by yourself. So let's start with the solution. So first question is depreciation arises because of. So they are asking for cause of depreciation. So what is the cause of depreciation? Option number A is wear and tear. So wear and tear is the cause of depreciation. Yes, कि जब हमारी आइटम वगैरह कोई टूट वगैरह जाती है तो उसमें मतलब कि जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज राइट. फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बारी. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस. सो क्या इंक्रीज इन प्राइस की वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है? जब आप किसी एसेट की प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे? नो, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, सो नाउ थर्ड ऑप्शन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. मीन्स कहते हैं जब हम किसी वैल्यू एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं. So no, this is a definition of depreciation, not the cause. So cause of depreciation is wear and tear. So now next question is, okay, the loss on sale of an asset is debited to. तो कुछ भी हो, जब भी हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, किसी मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे बेसिकली डेप्रिसिएशन लगाते हुए, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट और लॉस बचता है तो उसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, हम क्या करते होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं, अगर लॉस हुआ तो लॉस को क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी हैपन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मीन्स अ मेथड बाय विच. सो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कौन सा होता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल्स ईयर बाय ईयर. नो, Why? Because rate of depreciation does not increase. Amount decrease होती है, rate of depreciation नहीं decrease होता. Rate of depreciation का मतलब है percentage constant रहती है, amount decrease होती है. So now next is the amount on which depreciation is calculated falls year by year. So this is right. That amount on which depreciation is calculated fall year by year. वो कम होता है year by year, ना कि जो rate होता है. So this is the correct option. Next is the rate as well as no, rate will not decrease, amount will decrease. So correct option is option number B. So now next question is straight line method of depreciation is that method under which depreciation is charged on fixed percentage on the book value of the asset. नो, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? बुक वैल्यू पे नहीं चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. या दिस इज ट्रू कि स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स्ड परसेंटेज के साथ ओरिजिनल कॉस्ट पे, नॉट ऑन बुक वैल्यू. ठीक है, फिर भी एक बारी सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट बट द डेप्रिसिएशन रेट चेंजेस. रेट नहीं चेंज होता, रेट इज कॉन्स्टेंट. Okay, so the correct option is, correct option is option number B. Depreciation charge at the fixed percentage at the original cost of the asset. The amount of depreciation charge on machinery is debited to. So जो amount charge on machinery वो किस में डेबिट होएगी? अब वो किस में डेबिट होएगी? डेप्रिसिएशन चार्ज में. अब हम जब किसी भी फिक्स एसेट पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम क्या एंट्री डालते हैं उसकी? Depreciation account debit, I'm using short form, just depreciation account debit to जो भी होती है मशीनरी अकाउंट. सो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए. सो मशीनरी क्रेडिट होएगी, डेबिट क्या होएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? कॉस्ट अफेक्ट करेगी, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इफेक्ट करेगी, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इफेक्ट करेगी, या फिर ऑल ऑफ दीज. सो सबसे पहले कॉस्ट तो इफेक्ट करेगी. कॉस्ट भी हमने डेप्रिसिएशन लगाना है. एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला उसका होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन टाइम. सो कॉस्ट से भी अफेक्ट हो रहा है डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, टाइम से भी अफेक्ट हो रहा है. रेजिडुअल वैल्यू से भी अफेक्ट हो रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज
अब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, नो ट्रांजेक्शन एट ऑल. सो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, इंटरनल ट्रांजेक्शन है. वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन हम दूसरों को बता बता के थोड़ी ना लगाते हैं. इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ इंटरनली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं कंपनी के, ना कि एक्सटर्नल मेंबर्स जैसे कंज्यूमर जो भी है वो नहीं इन्वॉल्व, सिर्फ इंटरनल मेंबर्स इन्वॉल्व है. तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है. सो बी ऑप्शन इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, which one is not the cause of depreciation? So efflux of time, this is the cause of depreciation. कि जब passage of time हो जाता है तब हमें जब बहुत पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है उसके साथ हमारी जो मशीनरी वगैरह वो खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हम उस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है. सो ई फ्लक्स ऑफ टाइम अफेक्ट्स द डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज प्राइस फ्लक्चुएशन. सो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं इफेक्ट करता डेप्रिसिएशन को, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन कहाँ पे हो रही है? मार्केट में हो रही है. हमारे मशीनरी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका. नेक्स्ट इज ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस भी अफेक्ट करता है. यही पैसेज ऑफ टाइम होता है. इसका मतलब भी कि जब टाइम के साथ चीज़ खराब होने लगती है तो उसका रेट कम होता रहता है. तो दैट इज ऑल्सो ऑब्सोलेंस. नेक्स्ट इज नेचुरल वियर एंड टियर. तो जब मशीनरी थोड़ी टूट फूट जाती है तो उसकी वजह से भी उस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज. अब चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी, नॉट वॉलंटरी. आपको चार्ज करनी पड़ेगी. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीनरी इज purchased on 1st April 2018 for 80,000 rupees. Expenses incurred on installation is 20,000. The residual value is at the end of 4 years is 10,000. नाउ हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर निकालना है. तो स्ट्रेट लाइन का मैथ मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन का वो क्या है फॉर्मूला. सो लेट्स सी. स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्क्रीन पे लिखने की, बाकी कोई बात नहीं है. अपॉन टाइम. क्लियर? सो हमारी कॉस्ट कितनी थी? सबसे पहले हमारी 80,000 वैसे था और इंस्टॉलमेंट चार्जेस 20,000 मिला के हमारी 1 लाख कॉस्ट होगी. क्लियर? हमारी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? लेट्स सी. हमारी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? सो हमारी रेजिडुअल वैल्यू थी यहाँ पे 10,000. ओके. सो सी माइनस 10,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 4. सो इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ गया? 90,000. सो 90,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 22,500. सो 22,500 हमारा आंसर आ गया. क्लियर? सो हमने ये फॉर्मूला के साथ निकाल लिया. बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप ये इजीली निकाल लोगे. सो 22,500 इज आवर आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, डेप्रिसिएशन क्या है? रिजर्व है, प्रोविजन है, बोथ ए एंड बी है, या फिर नन ऑफ दीज. सो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन बिकॉज इट इज अ नोन लायबिलिटी. इसकी अमाउंट हमें कभी कभी पता नहीं होती है, बट इट इज अ नोन लायबिलिटी. हम इसके लिए प्रोविजन पहले से साइड पे निकाल के रखते हैं प्रॉफिट से पहले. सो दिस इज प्रोविजन. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज. सो डेप्रिसिएशन क्या है? सो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज so 13th question is depreciation is a process of valuation of asset, allocation of asset, both valuation and allocation, none of above. So the correct option is option number B, that depreciation is the allocation of asset. So now next question is machinery which costs 2 lakh is depreciated at 25% per year. Using the written down value method at the end of 3 years, it will have a net book value of. सो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 2 लाख का पहले 25% करेंगे. 2 लाख का 25% कितना होता है? 50,000. सो फिर 50,000 को हम माइनस कर देंगे 2 लाख में से. सो कितना आ गया? 1,50,000. अब 1 लाख हमारा 50,000 आ गया. अब 1,50,000 का 25% करेंगे. 1,50,000 का 25% कितना होता है? 37,500. तो
तो हम इसको माइनस कर लेंगे 1,50,000 में से. सो 1,50,000 माइनस 337,500 इज 1,12,500. क्लियर. अब इसका फिर से डिप्रिसिएशन करेंगे 25%. वाई? बिकॉज उन्होंने हमें 3 ईयर्स का निकालने के लिए बोला है. सो अब 1,12,500 का 25% कितना होता है? सो 1,12,500 का 25% होता है 28,125. सो अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आएगा. सो इसका फाइनल आंसर आ गया 84,375. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो सिंपली हमने क्या किया, इसका 3 बारी 25% कर लिया. अगर देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम सिंपली पहले इसका 3 बारी 25% कर देते ओरिजिनल कॉस्ट पर ही. पर अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो जो जो माइनस करके वैल्यू आती जाएगी, जैसे 2 लाख माइनस 50,000 जो वैल्यू आई थी, फिर हम उसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे, फिर हम अगले का डेप्रीसिएशन निकालेंगे. तो 3 बारी हमें इसका डेप्रीसिएशन निकालना पड़ा बिकॉज दिस इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रीसिएशन इज चार्जेस ऑन. सो डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 ईयर में कैश में टर्न हो जाती हैं. सो 1 ईयर में कैश में टर्न होगी तो उसका डेप्रीसिएशन निकालने की जरूरत है. सो कैश करंट एसेट्स का तो नहीं होगा. फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीसिएशन निकालते हैं. टोटल एसेट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, ऑब्वियस नॉट. सो फिक्स्ड एसेट पे हम डेप्रीसिएशन निकाला करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक बात और बताती हूँ कि जो लैंड होती है, लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगती, ये हमेशा याद रखना. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so now 16th question is the term amortization is used to written off. so amortization किस पे लगती है? intangible assets पे. intangible assets like copyright या फिर goodwill, इन सब पे amortization लगती है. और इसके साथ एक और चीज़ बताती हूँ, एक और होती है depletion. depletion किस पे लगती है? depletion लगती है wasting assets पे. wasting assets like coal मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस पर हमारी डिप्लीशन लगती है. और तीसरा तो आपको पता है ये डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन किस पे लगती है? फिक्स्ड एसेट पे. इससे पिछला क्वेश्चन ही था हमारा. क्लियर. सो ये 3 टर्म्स होती हैं, आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स. सो जो अमाउंट हम ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन सा? रिटन डाउन वैल्यू में. सो उसमें डेप्रीसिएशन क्या होती है? डेप्रीसिएशन की अमाउंट क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है. सो बी ऑप्शन इज राइट. दैट इन डेप्रीसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट होती है वो डिक्रीज होती रहती है. रेट नहीं डिक्रीज होता, अमाउंट डिक्रीज होती है. ये फर्क आपको पता होना चाहिए. सो 18th क्वेश्चन इज द टर्म डेप्रीसिएशन इज यूज टू राइट ऑफ. सो डेप्रीसिएशन टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? सो सी, सो सी फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट पे तो लगती हैं, पर इन्होंने अब हमें इससे भी अच्छी ऑप्शन दे रखी है कि टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अदर देन लैंड. लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लग सकती. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. अगर यहाँ पे हमें टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अदर देन लैंड ना बोला होता तो इसका आंसर फिक्स्ड एसेट ही होता. पर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करते होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अदर देन लैंड. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अभी बता के हटी हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स amortization एंड वेस्टिंग एसेट डिप्लीशन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन. तो डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज होती है, रिटन डाउन वैल्यू पे चार्ज होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में. क्लियर. अभी हमने निकाली थी जो जो वैल्यू माइनस करके आ रही थी, मीन्स वो रिटन डाउन वैल्यू थी, उस पर हम डेप्रीसिएशन लगा रहे थे. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, रिटन डाउन वैल्यू. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an asset was purchased for 5 lakh and as per the reducing balance method 20% depreciation is charged each year. What is the value of asset at the end of 3 years? So सबसे पहले reducing balance method भी कौन सा होता है? written down value method ही होता है. So जैसे हमने पहले 3 बारी depreciation निकाल दी, वैसे ही अभी हम 3 बारी निकालनी है. बिल्कुल डिट्टो सेम करना है इसको भी. So let's start. 5 लाख का 20% कितना होता है? सबसे पहले तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख. So 5 लाख माइनस 1 लाख इज 4 लाख.
फिर अब इन्होंने 3 बारी डेप्रीसिएशन निकालने को बोला, तो हम 3 बारी निकालेंगे, एक बारी हो गया, अब सेकेंड टाइम निकालते हैं। अब 4 लाख का 20% कितना होता है? 4 लाख का 20% होता है 80,000। तो हम इसमें से 80,000 माइनस कर देंगे, जो जो रिटर्न वैल्यू आती जाएगी उसमें से हम माइनस करते जाएंगे। सॉरी 8,000 माइनस कर दिया मैंने, 80,000 माइनस कर देंगे अब हम इसमें से, तो 3,20,000 आ गया। अब हम इसका भी निकालेंगे। अब 3,20,000 का 20% कितना है? 64,000। तो 3,20,000 माइनस 64,000 कितना हो गया? 2,56,000. So B option is correct. So this is all about today. I hope so each and every question is clear to you, and if you like this video then give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like this. So thank you.